हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एंड साइंस विजडम। इस चैनल पर हम मैथ्स और साइंस से रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एनसीईआरटी से बनाए हुए नोट्स, ये सब हम शेयर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। ठीक है, आज हम करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करेंगे, इसमें हमारे पास सेल के बारे में आ जाता है, फिर सेल के जो डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों सेल के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम स्टार्ट करते हैं कि सेल हमारी होती क्या है, कहाँ से सेल आई, किसने इसको इन्वेंट करा, किसने इसकी खोज करी, सबसे पहले किसने देखा। ठीक है, तो सेल हमारे पास होती है हमारी जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, ह्यूमन बॉडी की कह लो, प्लांट्स की कह लो, लिविंग बींग्स की, सबकी जो सबसे छोटी यूनिट होती है ना, जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनका सबसे छोटा जो पार्टिकल है वो होता है हमारे पास एटम। एटम से मिलकर ही सब चीज़ें बनी होती हैं। ऐसे ही जो लिविंग चीज़ें होती हैं लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब है ना सेल से मिलकर बने होते हैं। बिल्कुल स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारे पास होती है ना बॉडी की, वो सेल होती है। सेल्स फिर आपस में डिवाइड करके टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू से फिर हमारा सेम टाइप के टिश्यूज़ मिलके हमारा फिर ऑर्गन बनाते हैं। ऑर्गन से फिर हमारा एक सिस्टम बनता है और उन सिस्टम्स से मिलाकर हमारी पूरी बॉडी बन जाती है। ठीक है, ऐसे ही स्टार्ट होता है। तो सबसे जो छोटी यूनिट जिसको हम बोलेंगे वो हमारे पास सेल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले 1665 में एक साइंटिस्ट था रॉबर्ट हुक। वो है ना क्या कर रहा था कि माइक्रोस्कोप पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था, मतलब माइक्रोस्कोप उसने बनाई थी। तो वो ऐसे ही उसने जैसे कॉर्क होता है हमारे पास, पेड़ की छाल से बनता है, तो जो ऊपर का छिलका होता है ना पेड़ का, उससे वो बनता है। ठीक है, तो उसको वो माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश कर रहा था। जैसे उसने अपनी माइक्रोस्कोप बनाई है तो वो उसको टेस्टिंग करना चाहता था कि हाँ ठीक बनी है कि नहीं, इससे मैं देख पाता हूँ कि नहीं देख पाता हूँ, है ना। तो बायोलॉजी का तो कोई वो रिसर्च कर नहीं रहा था, वो अपना माइक्रोस्कोप बना रहा था। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप बनाने के बाद उसकी टेस्टिंग के लिए उसने क्या किया, कॉर्क को लिया कि इसको देखते हैं, चलो इसमें क्या है। ठीक है, तो उसने देखा कि जो हमारे पास ये पेड़ की छाल होती है ना, ये बिल्कुल उसके अंदर भी इतनी छोटे छोटे पार्ट्स हैं, मतलब बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स हैं, उनसे मिलकर वो हमारी बनी हुई है। लेकिन वो पेड़ की छाल जो होगी तो वो हमारे पास डेड सेल्स थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास रॉबर्ट हुक ने सेल को की खोज करी थी, और वो जो सेल थी वो एक डेड सेल थी। और कॉर्क एक उसके पेड़ की छाल से बनता है। कॉर्क होता है कि जो पहले अभी जैसे बोतल के ऊपर ढक्कन लगाते हैं ना, सिर्फ बोतल में लगाना होता है वो कॉर्क, उससे ताकि बाहर वो उसके अंदर जो भी एलिमेंट होता है वो उसके अंदर ही रहे। कॉर्क का यूज़ भी ये होता है। ठीक है, पर इसमें कोई वो नहीं है कि कॉर्क कहाँ से आता है, कैसा होता है। ठीक है, ये रखना बस। कॉर्क जो हमारे पास लकड़ी का होता है, तो लकड़ी का जो पेड़ की छाल से बनता है, उस पे उसने सबसे पहले रिसर्च करी थी। तो उसमें उसने देखा कि कॉर्क में हमारे पास छोटी छोटी, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वो होते हैं ना, जैसे कि हमारे पास दीवार है, वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बनी होती है। तो ऐसे ही उसने सेक्शंस उसमें बने हुए देखे, तो वहाँ से उसको पता लगा कि हमारे पास ये जो है बिल्डिंग ब्लॉक की तरह हमारे पास सेल होती हैं। और सेल की खोज उसने करी, तो वो जो सबसे पहले उसने खोज करी थी वो एक डेड सेल थी। ठीक है, उसके बाद 1674 में डेड सेल की खोज हो गई थी। उसके बाद ल्यूविन हॉक नाम के एक हमारे पास साइंटिस्ट आए। उन्होंने सबसे पहले पॉन्ड वाटर में एक लिविंग सेल को देखा। ठीक है, तो लिविंग सेल की सबसे पहले डिस्कवरी किसने की, ल्यूविन हॉक ने। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज करी, कि मतलब जो सेल होती है, सेल के कुछ पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, उन्होंने खाली सेल को देख लिया था, लेकिन सेल के अंदर भी हमारे पास और साइंटिस्ट ने देखा कि सेल के अंदर क्या क्या होता है। तो रॉबर्ट ब्राउन थे जिन्होंने हमारे पास न्यूक्लियस को डिस्कवर करा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, फिर पुरकुंजे नाम के एक
ये थे साइंटिस्ट। 1839 में इन्होंने हमारे पास प्रोटोप्लाज्म की खोज करी, ठीक है। फिर हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए, श्वेडेन एंड स्वान। इन्होंने क्या सेल थ्योरी दी कि भाई क्या कैसे होता है, इतने दिन से इस पर डिस्कवरी चली, लोगों को पता तो चले कि क्या कैसे होता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सेल हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ठीक है, कि सेल से ही हमारा जीवन शुरू होता है, ठीक है। सभी जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स, सब हमारे पास सेल के मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने सेल थ्योरी दी, ठीक है। इसको, ये जो बातें उन्होंने बताई कि सेल कैसे होती है ये, इसको हम सेल थ्योरी कहते हैं, ठीक है, कि सेल के बारे में उन्होंने ये बताया, ठीक है। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सेल पे। सेल क्या होती है, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि सेल हमारे पास लाइफ की बेसिक यूनिट होती है। बेसिक, बेस मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है सब कुछ, ठीक है ना। तो सेल हमारे पास बेसिक यूनिट हो गई, ठीक है। और कि हमारे पास एक बॉडी में हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है या फिर बहुत सारी सेल प्रेजेंट है, इस बेसिस पे हमारे पास जो है सेल 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर, कि सेल जो है हमारे पास कितने टाइप की होती है, ठीक है ना। वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है, यूकैरियोटिक भी हो सकती है। प्रोकैरियोटिक हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। यूनिसेलुलर मतलब जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है, एक ही सेल से उनके सारे काम हो रहे हैं, ठीक है, तो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और वो जो यूनि सेल है ना, जो वो एक सेल है, उस सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें न्यूक्लियस और कुछ और ऑर्गेनल्स है जो उसमें नहीं होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल होती है जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब कि बहुत सारे सेल्स से जिनकी बॉडी चलती है ना, मल्टी सेलुलर, तो उन बॉडीज़ में प्रेजेंट होती है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल। और इसमें हमारे पास न्यूक्लियस भी होता है और सारे ऑर्गेनल्स हमारे पास पाए जाते हैं, ठीक है। तो जैसी सेल बॉडी में पाई जाती है उसके बेसिस पे हमारे पास 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स हो गए, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ठीक है। यूनिसेलुलर हो गए ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिर्फ एक ही सेल है, ठीक है, एक ही सेल से उनके सारे काम होते हैं। और मल्टी सेलुलर जिनके पास मोर देन 1 सेल है, ठीक है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल हमारे पास हो गए अमीबा, क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम और बैक्टीरिया, ठीक है। और मल्टी सेलुलर तो और बाकी सब कुछ बच गया, फंगाई, एनिमल्स, प्लांट्स, सब ये हमारे पास मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ये देखो डायग्राम में दिखाया है यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में हमारे पास न्यूक्लियोड होता है, सेल वॉल होती है, पाइलस होता है, और एक ये जो इसके पीछे पूंछ सी बनी रहती है ना, इसको फ्लैजेला कहते हैं। इसकी वजह से इसकी मूवमेंट हो पाती है सेल की, फ्लैजेला की वजह से, तो ये भी उसमें होती है, ठीक है। साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब इसमें पाए जाते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होती है ना, उसमें हमारे पास न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब मतलब जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं ना हमारे पास सारे पाए जाते हैं, ठीक है। मेन यही डिफरेंस होता है कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है और इसमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का ही मेन वो होता है, ठीक है, डिफरेंस। उसके बाद देखो, ये भी हमारे पास सेल थ्योरी का ही एक पार्ट है कि एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ कम फ्रॉम ए सिंगल सेल, मतलब एक सिंगल सेल से जीवन शुरू होता है, ठीक है। वहीं से हमारे पास वो अपने ही टाइप के सेल उस सेल से बनते रहते हैं। सेल डिवाइड होती रहती है टू प्रोड्यूस सेल ऑफ देयर ओन काइंड, वो सेल हमारे पास डिवाइड होती रहेगी उसी के जैसे सेल्स बनाने के लिए, ठीक है। तो ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, पहले से जो मौजूद हैं सेल हमारे पास, उन्हीं से बाकी सब सेल आती हैं। तो हमारे पास लाइफ जो वो एक ही सेल से शुरू होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे बॉडी में जैसे अलग अलग टाइप के बॉडी अंदर ऑर्गन्स होते हैं ना, उनके बेसिस पे हमारे पास सेल्स की शेप भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे कि ब्रेन है, ब्रेन की जो सेल्स हैं उनकी शेप अलग है, उनको न्यूरॉन कहते हैं, जैसे लंबी लंबी उनकी पूँछ होती है, यहाँ पे दिया ना। और इंटेस्टाइन है, उनकी जो सेल्स हैं वो अलग टाइप की होती हैं। लीवर की सेल्स हैं वो अलग टाइप की होती हैं। हार्ट की कार्डियक सेल्स उनको बोलते हैं, उनकी अलग शेप होती है। बोन्स, हड्डियों की जो हमारे पास सेल होती हैं उनकी अलग शेप होती है, ठीक है।
तो शेप उनकी उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग हो जाती है कि हार्ट में हमें किस फंक्शनिंग के लिए चाहिए, ब्रेन में हमें चाहिए है कि मैसेज को वो अच्छे से रिसीव करे, मैसेज भेज सके ना, तो उस टाइप से उनकी सेल बनी हुई होती हैं। ठीक है, पूरी बॉडी की मतलब अलग अलग बॉडी पार्ट में अलग अलग टाइप की सेल होती हैं। हाँ, लेकिन एक जो हमारे पास ऑर्गन हो गया ना, उसमें हमारे पास उसी टाइप की सेल मिलेंगी सारी। मतलब जैसे कि हार्ट है, हार्ट में पूरी कार्डियक सेल्स ही रहेंगी। ठीक है, कार्डियक सेल से ही मिलकर हमारा पूरा हार्ट बना हुआ होता है, लेकिन दूसरे बॉडी पार्ट में हमारे पास दूसरे टाइप की सेल्स होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बॉडी पार्ट्स की सेल्स के नाम दिए हुए हैं, उनकी शेप दी हुई है कि ऐसे ऐसे होती है। ठीक है, द शेप एंड साइज ऑफ सेल हमारे पास रिलेटेड टू स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, तो जैसे कि उनको फंक्शन करना है ना, उसी के हिसाब से उनकी शेप और साइज बनी हुई होती है। ठीक है, ये मैंने बता ही दिया। अब देखो, हर एक जो हमारे पास लिविंग सेल होती है ना, उसके अंदर कैपेसिटी होती है बेसिक फंक्शन को परफॉर्म करने की। ठीक है, चाहे वो उसकी कैसी भी शेप हो, कैसी भी बॉडी ऑर्गन की हो वो सेल, लेकिन बेसिक फंक्शन वो ज़रूर परफॉर्म करती है। ठीक है, उसके अंदर हर एक सेल के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स किसको बोलते हैं? सेल के अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स हमारे पास होते हैं। ठीक है, वो सेल के ऑर्गेनल्स बोले जाते हैं। मतलब ऑर्गेनल का मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन, छोटा ऑर्गन। तो जो हमारे पास सेल है ना, उसके अंदर जो हमारे पास छोटे छोटे पार्ट्स पाए जाते हैं, उनको हम ऑर्गेनल्स बोलते थे, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं सेल के अंदर। अब देखो, एक सेल में हमारे पास क्या क्या होता है। ठीक है, ये देखो पहले डायग्राम दिया, इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास सेल का डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये अलग अलग सारे इसके जो ऑर्गेनल्स हैं उनके नाम दिए हुए हैं, क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, मेनली हमारे पास एक सेल के अंदर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल है जो है हमारी, उसको प्रोटेक्ट करती है, उसका एज ए बॉडी गार्ड काम करती है। ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। बॉडी गार्ड का क्या काम होता है कि बाहर से कोई चीज़, जैसे बाहर से हम बॉडी गार्ड होते हैं हमारे पास बिल्डिंग्स पे, बड़े बड़े लोग जो बॉडी गार्ड लगाते हैं, तो वो सबकी पहले इंक्वायरी करते हैं ना, क्या काम है तुम्हें, अंदर क्या करने जाना है, क्या लेना क्या देना है, ये सब। तो ऐसे ही हमारे पास सेल के पास सेल मेम्ब्रेन होता है, वो उसका पर्सनल बॉडीगार्ड टाइप हो गया। ठीक है, तो वो हमारे पास जो भी मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है, सेल के बाहर जा रहा है, ठीक है, उन सबको वो देखता है। ठीक है, सेलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन भी उसको बोलते हैं कि वो मतलब जो भी ज़रूरी है ना, उसको ही अंदर जाने देता है। ठीक है, सेलेक्ट करके कि ये वाला जा सकता है, ये वाला नहीं जा सकता। ठीक है, फिर सेल वॉल होती है। एक सेल वॉल हमारे पास सिर्फ प्लांट सेल्स में पाई जाती है। जैसे प्लांट्स हमारे पास थोड़े हार्ड होते हैं ना, तो उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। ह्यूमन के पास तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप के, जैसे हड्डियाँ हैं वो सख्त होती हैं तो उनकी सेल अलग टाइप की होती है। स्किन की जैसे सॉफ्ट होती है तो उसकी अलग टाइप की होती है, ऐसे करके होती है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं ना हमारे पास, उसमें जो सेल होती है वो एक ही जैसे होती है। और उसमें क्या है, एक हमारे पास सेल वॉल एक्स्ट्रा पाई जाती है। ठीक है, सेल वॉल हमारे पास जो प्लांट है उसकी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जो प्लांट्स हमारे पास हार्ड होते हैं ना, वो सेल वॉल की वजह से होते हैं। सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये जो बोलते हैं ना कि ये तो प्लस सिक्योरिटी है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो तो हमारे पास नॉर्मल सिक्योरिटी होगी, और सेल वॉल आने के बाद वो उसकी प्लस सिक्योरिटी होती है प्लांट्स के पास। ठीक है, और उसके बाद न्यूक्लियस होता है। यूकैरियोटिक जो सेल्स होती है उसमें न्यूक्लियस भी होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म हमारे पास होता है कि उसके सेल के अंदर एक फ्लूइड सा रहता है, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और सेल ऑर्गेनल्स, सेल के अंदर बहुत सारे और भी ऑर्गेनल्स हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इन सबको हम जैसे एक एक करके हम सारे इन ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गोल्जी अपरेटस हो गया, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स, ये सब हमारे पास सेल के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इनके अलग अलग फंक्शनिंग होते हैं, तो इनकी फंक्शनिंग कैसे मिलकर बने होते हैं सेल के अंदर, कैसी इनकी शेप होती है, ये सब हम डिटेल में इस पर पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास सेल का डायग्राम है। ठीक है, इसमें ये हमारे पास सेंटर में जो रेड है ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के भी एक सेंटर में है वो न्यूक्लियोलस है। ठीक है, और ये बाहर का जो ये है, इसकी ये ब्लैक ब्लैक सी जो ये दिख रही है ना, ये
ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये जो रस्सी जैसी शेप दिख रही है ये है हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER इसको हम बोल सकते हैं। ये भी 2 टाइप्स की होती है, एक रफ होती है और एक होती है स्मूथ, ठीक है। ये देखो ये पीछे का पार्ट है, ये हमारे पास स्मूथ है और ये हमारे पास रफ है, ठीक है। उसके बाद ये गोल्जी वेसल्स और लाइसोसोम, फिनोसोटिकल वेसिकल्स, मतलब ये अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके सबके नाम हैं। माइक्रोट्यूबुलेट्स, सेंट्रियोलोस और साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सारे इसमें डायग्राम में दिए हुए हैं। अलग अलग ऑर्गेनल्स, इनके बारे में सबके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर उसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, कि सेल की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो मैंने बताया कि आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सेल की हमारे पास, वो उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये भी बताया कि वो सेलेक्टिवली होती है, मतलब सेलेक्टिवली सेल मेम्ब्रेन भी उसको हम बोलते हैं, क्योंकि वो जो भी मटेरियल हमारे पास सेल के अंदर जाता है, बाहर आता है, उनको सबको वो देखती है, ठीक है। तो देखिए, दिस इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है। सेल के जो अंदर इन्वायरमेंट है, सेल के अंदर जो भी बॉडी पार्ट्स हैं, मतलब पूरी ही सेल को अलग कर देती है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, क्योंकि उसका अपना एक बाउंड्री बन गई ना, तो उसके अंदर ही हमारे पास सेल होती है, ठीक है। अब ऐसे अगर मान लो सेल मेम्ब्रेन नहीं होती तो उसके सारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो ऐसे सभी सेल्स के आपस में मिल गए होते हैं ना, इसलिए हर एक सेल के पास उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है अलग अलग से उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। अब देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास इसका क्या काम होती है, अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये मैंने बताया कि वो हमारे पास जो मटेरियल्स हैं उनके एंट्री एग्जिट के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होती है, देखती है कि कौन जा रहा है, कौन बाहर आ रहा है, कौन ज़रूरी है, किसको भेजना है अंदर, किसको नहीं भेजना है, ये सब काम हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर एलिमेंट, जिसको नहीं ज़रूरत है अंदर उसको वो रोक भी देती है, ठीक है। इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है कि हम इसको सेल वॉल को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं, तो इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेलेक्ट करती है मटेरियल्स कि क्या किसकी एंट्री होनी है, किसका एग्ज़िट होना है, किसको अंदर जाना है, किसको बाहर आना है, ठीक है। और जो नहीं ज़रूरी है, जो कि हमारी सेल के लिए अच्छा नहीं है, तो उनको बाहर भी कर दी, उनको रोक भी लेती है कि सेल के अंदर नहीं जाने देती है, मतलब वो सेलेक्ट करती है चीज़ों को कि क्या अंदर जाएगा क्या नहीं, इसलिए हम उसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, हमारे पास अब जो सेल होती है, सेल के अंदर कैसे जाते हैं ये मटेरियल, मतलब गैस हो गया, लिक्विड हो गया, जो भी सेल के बाहर, तो क्योंकि सेल वॉल होती है तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे पास डिफ्यूज़न एक प्रोसेस होती है जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। डिफ्यूज़न क्या होता है कि जैसे लिक्विड हो गया, उसके अंदर हम दूसरा लिक्विड डाल देते हैं या फिर गैस डाल देते हैं, तो वो उसके पार्टिकल्स, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, तो उसके लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जाके वो अपनी जगह बना लेते हैं, डिफ्यूज़ हो जाते हैं, मतलब बीच की जो उनकी जगह है ना, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है वहाँ पे जाके वो पार्टिकल्स डिफ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न बोलते हैं। तो यही डिफ्यूज़न की प्रोसेस हमारे पास सेल में भी यूज़ होती है, ठीक है। सेल डिफ्यूज़न प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज, मतलब गैस हमारे पास अंदर बाहर जा रही है सेल के, तो उसके लिए हमारे पास डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, ठीक है। मतलब सेल अगर बाहर के एनवायरनमेंट से हमें कोई गैस चाहिए तो वो भी डिफ्यूज़न के थ्रू आएगी, और सेल के अंदर कोई गैस ज़्यादा हो गई उसको बाहर निकालना है तो वो भी डिफ्यूज़न के थ्रू होगा, ठीक है। और वाटर है, वाटर भी हमारे पास डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ही हमारे पास सेल के अंदर या बाहर जाता है, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और जो हमारे पास डिफ्यूज़न है वो नॉर्मल डिफ्यूज़न होगा, जैसे कि जब लिक्विड के अंदर कोई लिक्विड जाता है तो ठीक है, या फिर कोई सॉलिड पार्टिकल्स है वो उसके अंदर घुल जाते हैं, उसके लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जगह बना लेते हैं, तो डिफ्यूज़न हो गया। तो सेल के अंदर हमारे पास जो गैस होती है, वाटर होती है, जो भी हमारे पास अंदर बाहर जाना होता है वो डिफ्यूज़न की प्रोसेस के थ्रू जाता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन
की बात आती है ना, मतलब नॉर्मल इन्वायरमेंट में हमारे पास ये डिफ्यूज़न हो गया, ठीक है। लेकिन जब सेल की हम बात करते हैं ना, तो जो हमारे पास मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो पानी जाता है ना, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में हमारे पास सिर्फ हमारे पास वाटर वो नहीं होता कि हमारे पास पानी जा रहा है, लेकिन उसके अंदर जो घुली हुई चीज़ें होती है ना, जो सोलवेंट उसके अंदर घुला हुआ था, उसकी अमाउंट भी हमारे पास इसमें कंसीडर करी जाती है। इसलिए ये प्रोसेस है हमारे पास, इसका अलग नाम हो गया ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को हम कह सकते हैं कि डिफ्यूज़न का ही एक स्पेशल केस है, कि जब हमारे पास डिफ्यूज़न जो है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होगा तो उसको हम ऑस्मोसिस कह देंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस में, ठीक है। ऑस्मोसिस डिफ्यूज़न ही होता है, लेकिन डिफ्यूज़न हमारे पास परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब होता है ना, तो उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। मैंने बताया कि जैसे जो ऑस्मोसिस हमारे पास होता है, या फिर जो हमारे पास वाटर है वो सेल के अंदर या बाहर जाना होता है, वो हमारे पास जो उसके अंदर अमाउंट है ना, पानी के अंदर कोई भी सॉल्वेंट उसके अंदर मिलाया हुआ है या फिर नहीं मिलाया हुआ है, जो भी है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो भी इसमें कंसिडर करी जाती है, ठीक है। क्योंकि हमें जो मटेरियल हमें चाहिए होते हैं सेल के लिए, वो हमारे पास पानी में घुल के ही तो आते हैं, सॉल्वेंट बन के ही तो आते हैं। तो उसी से तो हमें हमारी जो सेल है, सेल के अंदर वो डिफ्यूज़ हो पाते हैं, या फिर ऑस्मोसिस उनका हो पाता है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस इज़ द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड ए हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है। ये देखिए, ये क्या होता है, हाइयर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, मतलब कि जैसे एक हमारे पास नॉर्मल वाटर हो गया, ठीक है, लेकिन सेल के अंदर जो वाटर है ना, उसके अंदर तो कुछ ना कुछ ऐसे मिले हुए हैं, सॉल्वेंट है उसके अंदर। तो जो बाहर वाला वाटर हो गया, उसके अंदर सॉल्वेंट है ही नहीं, वो नॉर्मल वाटर है, ठीक है, अंदर ज़्यादा है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो सॉल्वेंट जहाँ पे ज़्यादा होता है ना, वहाँ से हमारे पास मूवमेंट स्टार्ट होती है, ठीक है। जहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होता है ना, वहाँ हमारे पास वाटर चला जाता है, ठीक है। या फिर ये कह लो कि जो भी हमारे पास सॉल्यूशन है उसकी मूवमेंट इस टाइप से होती है कि जहाँ पे कम सॉल्वेंट होता है ना, लेस सॉल्वेंट कंसंट्रेशन, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन से हमारे पास कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ हमारे पास मूवमेंट होती है, ठीक है, ऑस्मोसिस में। अब देखिए, इसमें हमारे पास हम पढ़ते हैं कि जब भी हम किसी एनिमल सेल या प्लांट सेल होगी हमारे पास, उसको हम लेते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। तो हम उसको क्या करते हैं कि शुगर या साल्ट उसके सॉल्यूशन में हम उसको रख देते हैं, देखने के लिए कि भाई कैसे इसके अंदर ऑस्मोसिस होता है, कैसे हम देख पाएंगे कि उसमें ऑस्मोसिस हो रहा है, क्या अंदर जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल लेंगे, उसको हम शुगर या साल्ट के सॉल्यूशन में रख देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो शुगर या साल्ट का सॉल्यूशन है, ये हमारे पास 3 टाइप से हो सकता है, ठीक है। मतलब सेल के अंदर जो वाटर है वो तो फिक्स है कि उसकी कंसंट्रेशन ये है, ठीक है। लेकिन जिस सॉल्यूशन में हमने उस सेल को रखा है, अगर वो डाइल्यूट है, मतलब उसके अंदर के सॉल्यूशन से बाहर जो सॉल्यूशन है उसमें सॉल्वेंट कम है, जैसे कि मान लो अंदर शुगर सॉल्ट जैसा भी कुछ थोड़ा बहुत उसमें रहता है, तो उसमें मान लो अंदर उसकी सॉल्वेंट की मात्रा कम है, सॉल्यूट की मात्रा अंदर जो सेल के अंदर है ना, लिक्विड उसमें कम है, लेकिन बाहर हमारे पास ज़्यादा है, तो उसको हम हाइपरटोनिक बोलेंगे, ठीक है। लेकिन बाहर का सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है सेल से, तो उसको हम हाइपोटोनिक बोलेंगे, ठीक है। और आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है, मतलब कि अंदर भी वही कंसंट्रेशन है और बाहर भी वही कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं, कि जब जो बाहर का सॉल्यूशन है वो बहुत ही डाइल्यूट है और अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो जहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी पानी हमारे पास वहाँ जाएगा, ठीक है। तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो अंदर हमारे पास और वैसे देखें तो जैसे बाहर का जो हो गया उसमें सॉल्वेंट हमारे पास वाटर होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट मतलब कम है बाहर वाले में, अंदर में वाटर और सॉल्यूट हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, और वाटर कम है। तो पानी जहाँ ज़्यादा है ना, वो कम, जहाँ पे पानी वहाँ जाएगा, मतलब जो ज़्यादा पानी ना वो कम पानी की तरफ मूव करेगा, तो बाहर से पानी हमारे पास अंदर चला जाएगा सेल के अंदर। तो सेल के अंदर चला जाएगा, सेल विल गेन वाटर। और अगर
पानी उसके अंदर चला जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, वो बोथ डायरेक्शन में वो जा सकते हैं। लेकिन अंदर जो पानी हमारे पास जा रहा है ना वो ज़्यादा होता है, जबकि बाहर हमारे पास कम आता है। तो नेट रिज़ल्ट जब हम इसका देखते हैं तो पानी सेल के अंदर ही जाता है, ठीक है। जब हमारे पास हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन जब हमारे पास होता है तो हमारे पास पानी सेल के अंदर जाता है, जिसकी वजह से सेल हमारी फूल जाती है। सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप, ठीक है। अब हम बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। अंदर भी वही कंसंट्रेशन है, बाहर भी वही कंसंट्रेशन है वाटर में सोल्यूट की, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि पानी हमारे पास दोनों ही डायरेक्शन में जाएगा सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, लेकिन जितना पानी अंदर जाएगा उतना ही बाहर आएगा। तो ओवरऑल हमारे पास रिजल्ट इसका ये रहेगा कि नो मूवमेंट होगी, मतलब कि उतना ही उसकी वो रहेगी, जितना अंदर जाएगा उतना बाहर आ जाएगा, तो कोई मेन उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसका साइज सेम ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास होता है एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब बाहर हमारे पास सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर सेल के अंदर हमारे पास क्या है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। अब वही बात होगी, अंदर सॉल्यूट कम है बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है, मतलब कि अंदर सॉल्यूट कम है तो पानी ज़्यादा है और बाहर सॉल्यूट ज़्यादा है तो पानी नहीं, सॉरी, अंदर हमारे पास सॉल्यूट कम है तो पानी ज़्यादा है, लेकिन बाहर हमारे पास सॉल्यूट ज़्यादा है तो पानी कम है। तो जहाँ पे पानी हमारे पास ज़्यादा है ना, वहाँ से जहाँ पे पानी कम है वहाँ आएगा, ठीक है। तो बाहर पानी कम है, अंदर ज़्यादा है सेल के, तो उससे क्या होगा कि अंदर से पानी बाहर आने लग जाता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जब होता है ना तो सेल हमारी सिकुड़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर से अगर कुछ निकलेगा तो वो पिचकेगी मतलब श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें देखो, जब हमारे पास आउटसाइड जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड है तो सेल विल लूज़ वाटर बाय ऑस्मोसिस, ठीक है, वो उसका पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब हमारे पास पानी जो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू दोनों डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन जो हमारे पास बाहर आता है ना पानी, उसकी अमाउंट ज़्यादा होती है देन जो हमारे पास अंदर जाता है। तो ओवरऑल रिजल्ट जब हम इसका देखेंगे तो पानी हमारे पास बाहर आ रहा होता है, तो इसकी वजह से सेल हमारी श्रिंक कर जाएगी, ठीक है। अब देखो, ये मैंने बताया कि ऑस्मोसिस हमारे पास डिफ्यूज़न का ही एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। तो ऑर्गेनिजम्स में हमारे पास ऑस्मोसिस कहाँ होता है, उसके लिए देखो मतलब कहाँ यूज़ होती है ऑस्मोसिस की प्रोसेस। तो जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी तो होते हैं जिनके पास सिंगल ही सेल होती है, तो वो भी हमारे पास पानी ऑस्मोसिस के थ्रू लेते हैं, ठीक है। और जो भी प्लांट रूट्स होती है ना नीचे, वो पानी हम तो पानी ऐसे ऊपर से डाल देते हैं, लेकिन उसके अंदर कैसे जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है वो, ठीक है। और जो हमारे पास गैसेस वाटर हैं, जो लाइफ सेल है, उसके अंदर भी हमारे पास एक्सचेंज ऑस्मोसिस के थ्रू होता है, ठीक है। जो भी न्यूट्रिएंट्स सेल को चाहिए होते हैं इन्वायरमेंट से, उनका एब्जॉर्प्शन भी हमारे पास ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। तो ये सारी प्रोसेसेस हमारे पास ऑस्मोसिस के थ्रू होती हैं, ठीक है। अब देखो, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी होती है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है, तभी तो वो मटेरियल्स को अंदर आने देती है, मटेरियल्स को बाहर भेजती है, ठीक है। तो ये बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है और ये किससे मिलकर बनी होती है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे पास किसकी बनी होती है, तो ये हमें याद रखना है कि लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है और फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल इनेबल्स द सेल टू इनगल्फ द फूड एंड अदर मटेरियल्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। इनगल्फ मतलब कि उसको ऐसे फूड को उसको कवर करके अंदर, मतलब वही बात है कि सेल के अंदर हमारे पास जो है मटेरियल अंदर बाहर आ जा सकता है, वो सेल की मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ही होती है, ठीक है। कोई मटेरियल अंदर आना है तो वो भी उसी की वजह से आता है, बाहर जाता है वो भी उसी की वजह से जाता है, ठीक है। जो फूड को जब सेल हमारे पास ग्रैब करती है तो इस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। अमीबा हमारे पास इसी प्रोसेस के थ्रू फूड लेता है, ठीक है। ये हमें ऑस्मोसिस दिखाया हुआ है कि सबसे पहले जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब कि बाहर भी उतना ही है हमारे पास, सोल्यूट भी और वाटर भी, और अंदर भी उतना ही, मतलब सेम ही कंसंट्रेशन है सेल के अंदर भी और सेल के बाहर भी। तो इस केस में क्या होगा, जितना पानी अंदर जाएगा उतना बाहर आएगा, तो इस केस में हमारे पास सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, जैसी हमारी सेल है वैसी ही रहती है। दूसरा केस है हाइपोटोनिक, इसको हम ऐसे भी याद रखते हैं, हाइपो जैसे
हाइपोटेम्पस होता है ना, तो वो मोटा होता है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब भी होगा तो सेल हमारे पास मोटी हो जाती है, फूल जाती है। ठीक है, फूल क्यों जाती है? क्योंकि पानी उसके अंदर आता है। पानी उसके अंदर कैसे आता है? बाहर का जो हमारे पास बाहर का जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है ना, उसकी कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, डाइल्यूट होता है। ठीक है, उसके बाद हाइपरटोनिक मतलब सेल के अंदर का जो सॉल्यूशन है ना वो डाइल्यूट है, और बाहर का जो सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो फिर हमारे पास पानी बाहर आना शुरू हो जाता है, हाइपरटोनिक। ठीक है, तो ये था हमारा आज तक का, इतना ही है इस वीडियो में। ठीक है, आगे के जो हमारे पास ऑर्गेनल्स रह गए उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, अगर इनके जो ये लिखा हुआ है ये सब मैंने एनसीईआरटी से इसके नोट्स बनाए हुए हैं, आपको अच्छा लगे तो इनको नोट्स को राइट डाउन भी कर सकते हैं, उससे आपको एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लेके आएंगे, उसमें जो बाकी के हमारे पास इसके सेल के पार्ट्स रह गए ना, जो भी सेल ऑर्गेनल्स ये हैं, इनके सब के बारे में वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, ओके, बाय।